तो दोस्तों स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। जैसा आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आज आपको मिलाने वाला एक बहुत खास पर्सनालिटी से, एक बहुत खास शख्सियत से। हाँ दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी सिटी, बहुत फेमस है, कोल्हापुर की महालक्ष्मी। और आज हम आपको मिलाएंगे कोल्हापुर के एक बहुत फेमस बिल्डर से, जो कि है मिस्टर अभिजीत मागदुम, भीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। सर स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो भीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, ये 42, हाँ आपने बहुत ठीक सुना, 42 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। इन्हें नवाजा गया, इन्हें बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, शिल्पकार गौरव पुरस्कार 2004 में, आर्टिस्ट इन कंक्रीट अवार्ड 2008 में। 1998 से इन्होंने काम करना शुरू किया और पिछले 24 इयर्स में मोर देन 42 प्लस प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं कोल्हापुर में। तो आज इस इंटरव्यू को एंड तक देखिए, हमें यह विश्वास है कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलने वाले हैं कि एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप भारत देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो, अगर आपने इस इंटरव्यू को पूरा देखा तो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स पता चलेंगे कि एक टियर 2 टियर 3 सिटी में एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं, हमारा क्लियर मिशन है कि आने वाले 10 साल में भारत में या पूरे वर्ल्ड में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रांसपेरेंट एथिकल तरीके से कुछ करके ट्रेन करके प्रैक्टिकल नॉलेज उन तक पहुंचाया जाए। तो स्वागत है आप सबका, और स्वागत है सर आपका अभिजीत सर, अपना समय देने के लिए। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर सबसे पहला सवाल, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक एमडी, एक सीईओ की रियल एस्टेट जर्नी लाइफ में शुरू कैसे होती है? मतलब आपका स्कूल लाइफ, आपका कॉलेज लाइफ, और फिर कैसे आप रियल एस्टेट में आए, थोड़ा इस जर्नी को इलैबोरेट करके हमें बताइए। It's a big history about. My dad was a doctor, and my entire family was a doctor actually. Okay. My sister was doing her medicine, and I was the only guy. छोटा घर था। अच्छा। तो छोटे घर में my dad was MBBS, he was general practitioner. तो रात को 12-1 बजे बेल बजती थी। that time तो family doctor concept था। राइट। तो रात को तो घर छोटा था, तो बेल बजती थी तो हम उठते थे। और मैं तब काफी क्रिकेट खेलता था, मतलब क्रिकेट में करियर करने का सोच रहा था। अच्छा। तो आई टू गेट इरिटेटेड कि सवेरे, मतलब रात को 12-1 बजे कोई भी आ रहा है, कोई भी बेल बजा रहा है। तो तब मुझे वो इरिटेशन से मैंने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। एंड मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा है, ऐसे दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। एंड वन ऑफ माय कजिन वाज इन नासा, ही हैज डन हिज आईआईटी एरोनॉटिक्स। ओके। तो उससे मैंने बात की थी तब। तो he was बेस्ट चाइल्ड और फैमिली बोलते हैं तो क्या थे। तो उनसे थोड़ी बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि do civil engineering. If you don't want to do medicine, do civil engineering, because that is the only engineering where you can have a smallest minuscule of owner of minuscule business. Because उसका इरिटेशन क्या था कि after doing IIT aeronautics from Chennai, उनका इरिटेशन था कि नासा में काम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हर 2 साल के बाद कोई तो अलग बॉस मेरे ऊपर है, तो किसी को तो मुझे सुनना है। राइट। तो उनका इरिटेशन भैया का वो था कि वो सुनना पड़ता है किसी का। तो उसका ये कहना था कि तू सिविल इंजीनियर क्यों बन, क्योंकि यू कैन हैव अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन बी बॉस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आई मीन सो दैट बच्चे थे तो बस भैया ने बताया तो हमने सुन लिया। अच्छा। 11th-12th में मेरे पिताजी गुजर गए 11th में। अच्छा। तो उनका ड्रीम था कि मुझे बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके, हमारे सांगली में एक बहुत फेमस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें एडमिशन मिलने के लिए कम से कम 90+ % की जरूरत होती थी। Okay. उनका एक सपना था कि 90% के ऊपर लेके कुछ भी करके बालचंद चला जाए। पापा गुजर जाने के बाद हमने भी पढ़ाई की, हमें आए अच्छे खासे 94-95% आ गए पीसीएम में। अच्छा। दैट टाइम ऑप्शन थे, बीजीटीआई में भी एडमिशन मिल रहा था, पुणे इंजीनियरिंग में एडमिशन सीओईपी में मिल रहा था। बट आई चोज सांगली बिकॉज़ दिस इज अ क्लोजर प्लेस टू कोल्हापुर एंड माय मॉम वाज अलोन दैट टाइम। राइट। सो आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई डिड up down. I used to go travel to Sangli every day and come back in the evening for 4 years. So हो गए इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, तो I took a break from my education for 1 year to play cricket. I wanted to give it the final shot कि मेरा कुछ क्रिकेट में करियर बन सकता है क्या, रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूँ क्या। सो 1 साल 1.5 साल उसमें थोड़ा सा मजे कर लिए। बाद में देन आई जॉइन एक कोल्हापुर में बिल्डर थे मिस्टर नारगोंडा करके, अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया एज इंजीनियर। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। तो अगेन वो जो एक होता है ना कि किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है, वो जो कीड़ा होता है, बराबर, तो वो फिर से जाग गया। तो आई स्टार्टेड डूइंग सम स्मॉल
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स। ओके। तो थोड़े लोगों के बंगलोज बनाए। अच्छा। गवर्नमेंट का एक जो मैंने एक्चुअली तय किया था कि गवर्नमेंट का काम नहीं करना है, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि मुझे काफी एक्सपीरियंस लोगों ने बताया था कि बहुत तकलीफ है, पेमेंट नहीं निकलता है, सब हैरेसमेंट है थोड़ी बहुत। जब था तो मैंने एक काम लिया था एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कागल नगर पालिका करके एक नगर पालिका है, वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर का काम लिया था। तो वो काम अनसक्सेसफुल हो गया, उसमें थोड़ा मतलब अनसक्सेसफुल इन द सेंस कि आई कुडंट डू इट प्रॉपर्ली एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन नगर पालिका का जो होता है वो इसमें मैं सम ऑफ आई कुडंट फिट माय सेल्फ। राइट। इन वन फाइन मॉर्निंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग मेरे बहुत ही क्लोज अजीज फैमिली है कोल्हापुर की, मेरे फ्रेंड्स की मेरे फ्रेंड के डैड थे, उन्होंने बोला कि उनका प्लॉट डेवलप करना है एंड यू डू इट बिकॉज तू घर का लड़का है हमारे, और तू अभी ये करेगा तो तू बिल्डर बनने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि घर का प्लॉट है अपने, तो इसमें पेमेंट कुछ नहीं देना है, पैसे नहीं है तो ठीक है, लेकिन तू करेगा। मैं सोच लिया कि पैसे तो थे नहीं ज्यादा, आपको पता है कि बिल्डर बनने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना जरूरी है, ऐसे तो समझते एक्चुअली, वैसे वो एक्चुअली वैसा था नहीं बाद में। आई रियलाइज, सो आई टुक दैट प्लॉट फॉर डेवलपमेंट एंड ऐसे धीरे धीरे करके वो शुरू हो गया। और जो हो गया तो 11th मंथ में वो पहली बिल्डिंग मैंने खत्म की थी, बिकॉज स्टाफ पर कुछ नहीं रखा था, मैं ही स्टाफ था, मैं ही बिल्डर था, मैं ही सब था। तो वो बिल्डिंग थोड़ी सक्सेसफुल हो गई, लोगों ने देख लिया कि अरे बंदे ने बहुत ही फास्ट बिल्डिंग अच्छी बना दी है, क्वालिटी अच्छी है। तो वो बिल्डिंग का जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें एक थोड़े कोल्हापुर के प्रेस्टिजियस लोग आए थे, उनमें से एक ने मेरे को उसी दिन बोला कि मेरा भी प्लॉट डेवलप करना है, कल आके मिलके जा। अच्छा। तो दिस माउथ पब्लिसिटी, यू नो, द रियल एस्टेट का जो सक्सेस है, मुझे मेरे हिसाब से कोल्हापुर जैसी सिटी में जहाँ पे 10 लाख का पॉपुलेशन है, तो माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का लैंड ओनर खुद ही कॉन्टेक्ट उन्होंने किया था, वो भी पहचान के थे, उनको जाके नेक्स्ट दिन मिल गया, तो उनका प्रोजेक्ट महीने में मिल गया, वो शुरू हो गया। वहां पे बुकिंग करने के लिए एक बंदे आए थे कि उनका यहाँ पे 2 बंगलोज में लेता हूँ, हमारा प्लॉट 2 डेवलप कर ले। तो वो लाइन वो कंटिन्यूटी होता गया, बाय ग्रेस ऑफ गॉड होता गया। सुपर सुपर सुपर। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी अब आपके सामने आ चुकी है, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है कि एक एस्पायरिंग क्रिकेटर से एक बहुत सक्सेसफुल बिल्डर, एक बिजनेसमैन, कोल्हापुर एरिया में इनकी बनने की जो कहानी है वो अब आपके सामने और डिटेल में आएगी। और आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने एक अच्छा काम किया, भगवान ने खुद उन्हें सपोर्ट किया, तो दूसरा व्यक्ति उन्हें मिला जो बोला मेरा भी लैंड डेवलप करना है, तीसरे प्रोजेक्ट में उन्हें कोई मिला कि मैं तेरा यहाँ का लेने को रेडी हूँ, वहां मेरे लैंड को भी डेवलप कर दो। इसका मतलब सिंपल है कि टियर 3 सिटी में आपको ग्रो करना है, आपको अच्छा क्वालिटी देना है, ब्रांड अपने आप बनना शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा बिल्डर एंड डेवलपर के बारे में जितना भी रिसर्च हमने किया ये सेकेंडरी रिसर्च है जो हमें वेबसाइट पे मिला, गूगल पे मिला। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर एक्जेक्टली क्या कंपनी है, क्या बनाती है, अभी तक क्या बना चुकी है और क्या प्लान है, थोड़ा डिटेल में हमें हमारी ऑडियंस को बताइए। तो बीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये दो दोस्तों की कहानी है। मैं और मेरे फ्रेंड है धनंजय मारिक, जो एक्स एमपी है अभी कोल्हापुर के, 2014 में एमपी बने थे, 2014 से 2019 तक एमपी थे। तो वो हम बचपन के फ्रेंड है हम, तो ऐसे ही बातों में शाम को गप्पे मारे थे। तो अच्छा। उनकी धनंजय जी ने कहा मुझे कि अरे छोटा मोटा कुछ नहीं करते, कुछ तो बड़ा करते हैं, let's get together in partnership. Right. So that is how we formed the company and started with a very minuscule amount of money invested. जैसे मैंने बोला कि कोल्हापुर जैसी सिटी है, छोटी सिटी में माउथ पब्लिसिटी से सब शुरुआत होती है। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं या मैं आई एम गोइंग टू वन थिंग कि भगवान ने आपसे कुछ तो छीन लिया है, तो आई सो फील ना मेरे डैड को छीन लिया है। तो होता क्या है कि वो जो छीनता है ना, उससे ज्यादा ऊपर से आपको दे देता है। आई एम फर्म बिलीवर। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सक्सेस ऐसे बैठे बैठे मिलता है, लेकिन सर्टेन चीजें अनबिलीवेबल भी हो जाती है कि आपको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, ऐसे आपको पेमेंट टर्म्स मिल जाते हैं। तो वी आर अ डेट फ्री कंपनी बेसिकली। सुपर। टिल डेट मतलब हमारा डेट नहीं है। तो ये प्लॉट्स लेते गए एंड जो पैसा प्रॉफिट मिलता गया वो हम घर नहीं लेके गए, ना मैं घर लेके गया ना मेरे पार्टनर लेके गया। तो वो पैसे हमने फिर से लैंड में इन्वेस्ट किए। वी डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग कि वो आया हुआ हर प्रॉफिट का पैसा हम मतलब हमारी खुद की लाइफ हमने मिडिल क्लास ही रखी,
क्यों? क्योंकि वी वांटेड टू बाय मोर लैंड, राइट दैट इज हाउ वी इन्वेस्टेड इन गुड लैंड। सो लैंड में क्या होता गया कि जैसे कहीं होती है बड़ी लैंड होती है, तो हमारा बजट होता नहीं उतना बड़ा लैंड लेने का, तो वी टुक सम अदर पार्टनर्स आल्सो इन दैट, और एक दोस्त को उसमें ऐड करके लिया, तो वो लैंड का बैंक होता गया। एंड दैट आई थिंक दैट इज द मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है एज अ रियल एस्टेट का रॉ मटेरियल इज लैंड। आपके पास अगर अच्छी लैंड हो, अच्छी लोकेशन की लैंड हो, टाइटल उसका क्लियर हो, तो उसमें वो आपका 50% सक्सेस उसमें हो जाता है। बिल्कुल। हमने ये तय किया कि मैंने जो बिल्डिंग बनानी है, जो चल रहा है, एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ देन वी जॉइन क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद भी कि वी हैपन टू मीट सो मेनी मतलब नामचीन जो बिल्डर्स होते हैं ऑल इंडिया के, उनको मिलते गए, फिर पुणे जाते रहे, बॉम्बे जाते रहे, दिल्ली जाते रहे, सब बिल्डिंग्स देखते रहे। सो आई शुड ऑलवेज फील ये बॉम्बे में बनता है तो ये प्रोडक्ट कोल्हापुर में क्यों नहीं बन सकता है, ये बनाना है हमें यहाँ पे। सो कॉस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं कि इसमें इतना ज्यादा कॉस्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मैं बनाता जाऊंगा तो सामने लोग मुझे मिलेंगे कि ज्यादा पैसा, मेरे से ज्यादा पैसा देके खरीदेंगे। सही बात। एक तो कॉन्फिडेंस था, तो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टाइमली डिलीवरी एंड लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कि मेरे यहाँ पे बिल्डिंग जो हम डेट बोलते हैं, जो पोजीशन डेट जो डिक्लेयर करते हैं, उसके वो हमने कभी ओवरसीड नहीं किए, उसको कभी आगे लेके नहीं गए। वो डेट के पहले ही 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हमने बिल्डिंग कंप्लीट की, वन थिंग। सेकंड थिंग, जब पोजीशन होता है उसके 1 महीने के बाद हमारे सेल डीड्स के सब पूरे फॉर्मेलिटीज करके कंप्लीट करके क्लाइंट का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे डाल देख, उसमें उनका प्रॉपर्टी कार्ड उनके नाम पे करके उनके घर में पहुंच जाता है हमारा प्रॉपर्टी कार्ड। बहुत बढ़िया। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, क्योंकि हमने सुने ऐसे किस्से कि लोगों ने घर लिए लेकिन नाम पे नहीं हो रहे, बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही। ये किससे सुनते हैं, मतलब दिस इज अदर साइड ऑफ रियल एस्टेट, बट आई थिंक क्रेडाई हैज टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ गुड थिंग्स। So even क्रेडाई कोल्हापुर का हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तो we used to interact lot of people, अच्छी बातें सुनते गए, अच्छा सीखते गए। ये लाइफ इज जर्नी, हम हर रोज सीखते। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बहुत डिटेल में आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। और दोस्तों, ये सफर ही एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भगवान अगर कोई एक चीज आपसे छीनता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता है। जब ये पॉजिटिव माइंडेड इन्होंने रखा तो इतना बड़ा लेवल पे आज ये नाम बना पाए। बहुत बहुत थैंक यू ये सब बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ये सब करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपके आइडल कौन है, आपके मेंटर कौन है, या आपके लिए इंस्पिरेशन कौन रहे, किसको आप बहुत मानते हैं, जिनकी वो ऊर्जा आपके साथ हमेशा रही और इतने आगे आप बढ़े? थोड़ा वो बताइए। एक मेरी मॉम थी। ओके। मॉम का जो इंस्पिरेशन, मॉम का जो होता है ना कि सपोर्ट सिस्टम जो होता है कि नहीं तुझे बड़ा करना है, बड़ा बनना है, बड़ा नाम कमाना है, सबको तेरे बारे में प्राउड होना चाहिए, सब द फैमिली शुड बी प्राउड ऑफ यू एंड एवरीथिंग, नो। वाइफ का सपोर्ट था, बहनों का सपोर्ट था, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स जो मैंने बनाए हैं जिंदगी में, वो दोस्त लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। जितने भी फ्रेंड्स है, सबने किसी ऐसा नहीं कि किसी से मैंने पैसे मांगे या किसी से मैंने उधार लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये होता है ना कि मेंटल सपोर्ट जो होता है, एक पुश होता है ना कि नहीं तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कर, ये भी प्लॉट ले ले, ये भी प्लॉट ले ले, यहाँ पे कर, वो होता गया, होता फ्रेंकली, यू नो। एंड वन थिंग, एक इंसल्ट नाम की चीज होती है। जब आप शुरू करते हो ना कोई भी लाइफ में स्ट्रगल आपका जब शुरू होता है, तो आपका काफी बार इंसल्ट होता है ना। कई जगह आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपको इंसल्ट किया जाता है क्योंकि आपका नाम नहीं होता, आपको कोई पहचानते नहीं है। जगह जगह पे आपका काफी लोग सोशल गैदरिंग्स में भी बुलाते हैं। जब किसी के पास पैसा होता है उसको जनरली बुलाया जाता है, आजकल ऐसी सिचुएशन है। तो काफी बार इंसल्ट जो होता है ना, तो इंसल्ट आपको आपको इंस्पायर करता है कि यस, आज मेरा ये इंसल्ट हुआ है, लेकिन आई विल प्रूव कि मैं एक दिन ये बनूंगा, या मैं करूंगा। तो ये इंसल्ट एक वर्ड है जो मेरे जिंदगी में इनिशियल स्टेज में बहुत यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ से कुछ बाहर नहीं निकाला, यहाँ पे रख के मैं काम करता गया। और वो मुझे खाली प्रूव करना था, खुद को भी प्रूव करना था, और जिन्होंने इंसल्ट किया उनको प्रूव करना था कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कह दी कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हो तो आप इंसल्ट को भी चुपचाप अपने अंदर दबा के रखते और अपने वर्क से प्रूव करना चाहते कि आप क्या कर सकते हैं, ना कि शब्दों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। अभी कितना स्टाफ है आपका? एक फुल टाइम स्टाफ कितना है? ऑफिस एंड इंजीनियरिंग स्टाफ का अराउंड 56 है।
सुपर सुपर। और कितने वेंडर्स, कम से कम 200-300 वेंडर्स, मटेरियल सप्लायर होंगे आपके? वेंडर्स तो क्या है, मतलब वेंडर्स तो हर रोज ऐड ही होते रहते हैं, ऐड ही होते रहते हैं, बिल्कुल। और टाइम अराउंड 500-600 लोग साइट पे काम पे, 500-600 लोग काम करते रहते हैं बहुत बढ़िया एट अ टाइम। तो दोस्तों हम आपको ये सवाल मैंने क्यों पूछा आपको बताना चाहता हूँ। 50 to 60 फुल टाइम एम्प्लॉय, 200-300 वेंडर्स इनडायरेक्टली काम करते हैं, 500-600 लेबर एट अ टाइम हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। 1000 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाना ये कोई जोक नहीं है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री नहीं कर पाती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसीलिए जो मिशन है हमारा कि आने वाले 10 साल में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना है, कोच करना है, तो रियल नॉलेज ये जो ये बता रहे हैं ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई इनके मन का कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज रियलिटी। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपको प्रैक्टिकल विजडम चाहिए तो यही लोगों से मिल सकता है, यही सुपर हीरोज है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या रही, इतने दिनों से आपने इतना सब किया, ये सब खड़ा किया, तो क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजी सोचकर आप हमेशा काम करते हैं? लीडरशिप स्ट्रैटेजी यही थी कि टीम बनाते गए, मतलब अभी आज भी मेरे पास जो स्टाफ है ये 15 साल 17 साल 18 साल से स्टाफ मेरे पास कंटिन्यू लोग है। बहुत कई लोग जाते हैं आते हैं नए ज्वाइन होते हैं, ये तो होता रहता ही होता है कि मेरे को एक होता है कोल्हापुर के लोगों को जनरली पुणे जाना होता है, मुंबई जाना होता है, बिल्कुल एक अगली स्टेप हर आदमी लेना चाहता है, बिल्कुल। तो मेरे पास स्टाफ काफी, मतलब जो भी स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो, मेरा सेल्स स्टाफ हो, लीगल स्टाफ हो, ये सब पूरे सब बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं एकदम, और हम दिल से जुड़े हुए हैं। लोग वो स्टाफ जैसे नहीं हो, दे आर इक्वली, मतलब उनके हाथ में इतने राइट्स है कि वो सब डिसीजन ले पाते हैं और लेने की उनको फ्रीडम दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीडरशिप मतलब यही बोलूंगा मैं कि काम आप अच्छा, हर बिल्डिंग पिछले बिल्डिंग से अच्छी करनी है। क्या बात है। सबसे बुरा क्या लगता है, मी एज अ बिल्डर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 100% सक्सेसफुल, 100% सेटिस्फैक्शन लेवल मैंने अचीव की है क्या क्लाइंट का, अगर मैं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं, एक आध तक ऐसे हो सकता है, बट आई कैन, मुझे आज भी मेरे पास जो भी फ्लैट लेने के लिए ग्राहक आता है तो मैं बोलता हूँ भैया दिस इज माय, आज तक का ये मेरा लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, ये मेरे जो 2000 लोग हैं जिन्होंने फ्लैट मेरे पास लिए हुए, ये इनके फोन नंबर है, इनकी ईमेल आई है, आप इनमें किसी को भी पूछो कि अभिजीत मखदूम के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा था। बराबर। तो इतना जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि एक तो हम प्रोडक्ट अच्छा देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्रोडक्ट फाइनली मतलब जो अनपढ़ किस्म का जो लेबर होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, हम ताकि उसका काम नहीं करते, राइट। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक होनी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% कोई प्रूफ होता है, तो इसमें अगर एक आध मिस्टेक हो जाती है तो हमने क्या किया, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कर दिया कंपनी, उसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉयज दिए हुए। तो आज भी मेरे पास 15 साल पहले बिल्डिंग में अगर किसी ने फ्लैट लिया और उसका उनका एक फोन आता है या मैसेज आता है कि अभिजीत ऐसे इशू है, इसको भेज सकते हो, सो वो हमारी टीम इमीडिएटली उसी दिन पहुंच जाती है एंड वी मेक श्योर वो काम आने वाले 8 या 15 दिन के पहले होना चाहिए एंड वी जनरली डोंट चार्ज देम। सुपर। सर होता क्या है कि आपके घर का दरवाजे का कुछ तो कड़ी या कोइंडा, मतलब एल ड्रॉप या पावर पुल बैठता नहीं, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अपने लाइफ में बिजी हो, आपको कारपेंटर का नंबर नहीं है आपके पास, सही बात। और आप अगर एक एल ड्रॉप या कुछ भी काम करने के लिए किसी कारपेंटर को बुलाओगे तो आएगा नहीं। हमारे पास वो टीम में रहता है कारपेंटर, वो कारपेंटर को हम अगर बोलते हैं तो इमीडिएटली जाके काम करता है, बात होती है 200-500 रुपए की, बराबर। लेकिन उसमें जो सेटिस्फैक्शन क्लाइंट को मिलता है और उसका जो एप्रिसिएशन हमें वो देता है वो हमें मिलता है। तो रात को नींद सोते वक्त हम वही सोचते हैं कि आज हमने सेटिस्फैक्शन दिया है या हमने किसी के साथ झगड़ा किया, तो वी ट्राई एंड अचीव दैट कि हर रोज हमारे एक्स क्लाइंट्स भी हो, पुराने क्लाइंट्स भी हो, वो हमारे बारे में अच्छी बात कब करेंगे, मुझे बताओ। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा डिलीवर करोगे तो ही लोग अच्छी बातें करेंगे। सही। तो आज वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट टू अचीव दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि 10-15 साल पहले भी आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उनके लिए क्या छोटा मोटा कोई काम है आप करा देते हैं, दैट क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के भी ऊपर वो एक कस्टमर डिलाइट की फीलिंग आ जाती है, कस्टमर खुश हो जाता है, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। रियल एस्टेट में ये सब समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े बिल्डर भी नहीं समझ पाते, लेकिन आप जो आज चीजें बता रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग चीजें होगी लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज अ लीडर अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, इतना सारा काम मैनेज करने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या सक्सेस रिचुअल, क्या मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, थोड़ा हमें वो बताइए। वैसे तो आप एक स्पोर्ट्स के प्लेयर है तो वो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तो स्पोर्ट्समैन था ही, मतलब उसके बाद में आई कंटिन्यूड रनिंग, आई डू मैराथन्स, आई डू जिमिंग एवरी डे। नाउ रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड योगा, सो आई एम डूइंग 1 day yoga and 1 day gymming,
एंड अभी थोड़ा सा भागना कम किया बिकॉज आई एम टचिंग 50 नाउ। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो मेरे को 30-35 के लग रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा भागने का भी कम किया है, बट 365 डेज में डेफिनेटली 320 दिन 330 दिन वर्कआउट तो करता हूँ 100%, 1.5 आवर वर्कआउट करता हूँ। अभी योगा सीख रहा हूँ, सो योगा के बाद मुझे जाना है मेडिटेशन की तरफ। ओके, वो एक सीखना है, नया कुछ सीखने का तरीके, तो मेडिटेशन सीखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगा, रनिंग, दैट कीप्स यू नो, एनर्जी आती है। 10-12 घंटा काम करते हैं तो उतना एनर्जी मिलती है। नहीं, थैंक यू सो मच वो शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं अपनी टीम को, आप इंस्पायर कैसे करते हैं, टीम को कैसे इतना सब करवाने के लिए आप हमेशा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा वो बताइए कि आपकी टीम के साथ आप कैसे एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो टीम मेंबर को पता ही है कि बेसिकली उनको पता है कि इट्स लाइक रूटीन वर्क ना फॉर देम, राइट। पता है कि ये काम क्या करना है और सर को क्या चाहिए। Right. मतलब उनको पता है कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो Right. उनको पता है कि अगर गलत काम लेके जाते हैं तो फिर नाराज होते हैं। तो इससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ टीम को कि आप जो भी काम कर रहे हो 2 बार नहीं 3 बार आप चेक करो मेरे सामने लाने से पहले। मैं साइट विजिट पे अगर आ रहा हूँ, अगर टीम को पता है तो मैं टीम को वही बोलता हूँ कि मुझे, आपको पता है ना कि मुझे गंदगी पसंद नहीं है साइट। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे जाओगे तो भी आपको लगेगा कि अरे इतना क्लीन कैसे रखते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग एजेंसी रखी हुई है, वो क्लीनिंग का ही काम करते थे। आपको कंस्ट्रक्शन में तो गंदगी पड़नी है, मटेरियल पड़ना है, ये पड़ना है, रेती सीमेंट तो रहता ही है। लेकिन वी कीप मैं बोलता हूँ कि हमारी साइट एक मंदिर है। हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो जैसे हम क्लीन करते हैं ना अपना घर का पूजा रूम जैसे क्लीन करते हैं, तो हमें वैसे रखने की कोशिश करते हैं। तो टीम को वही इंस्पायर किया हुआ है कि अच्छा काम करना है। अगर आपको भी जिंदगी में आगे कुछ बढ़ना है, कुछ कर मुझसे कुछ सीख के जाना है, तो अच्छा पूरा 100% डेडिकेशन दे दो। और उसका क्या है सर, रियल एस्टेट में आपका एक भी वर्ड किसी लीगल डॉक्यूमेंट में 19-20 अगर हो गया तो आपके बड़े इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज मेजर पार्ट इन रियल एस्टेट। या इवन आपका स्क्वायर मीटर एरिया जो आप कारपेट एरिया लिखते हो, जो कैलकुलेशंस आर्किटेक्ट्स के साथ आर्किटेक्ट आते हैं, वो भी हमें क्रॉस चेक करने, क्योंकि आगे जाके अभी रेरा है, टेस्टिंग हैपन इन इंडिया आई गेस, महारेरा भी अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है उससे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि रियल एस्टेट में कुछ ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, वैसे तो बहुत कम बार हुआ, लेकिन इतना बड़ा एक पैंडेमिक फेस करना पड़ा, 1.5-2 साल का एक ऐसा पीरियड आया। उसके बाद कभी लोकल, कभी स्टेट के, नेशनल लेवल के अलग अलग रूल आ जाते हैं। जैसे एक बार बीच में नोटबंदी आ गया, फिर आपका रेरा आ गया, और फिर कभी जीएसटी आ गया। तो इन सब चीजों से आपने कैसे डील किया, क्या इम्पैक्ट हुआ, थोड़ा हमें वो बताइए। सर एक तो क्या क्रेडाई में काम करते हैं, क्रेडाई के मेंबर्स हैं, तो ये हमें पता है कि क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। तो एक मेंटली पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमें खुद को इम्प्रूव करना है, देन ऑर्गेनाइजेशन को सिखाना है, एंड देन उनको इम्प्रूव करना है, राइट। तो जीएसटी आ रहा था, पता ही था जीएसटी का इम्पैक्ट। जो क्रेडाई में इतने सारे सेमिनार्स हो गए जीएसटी के बारे में, रेरा के बारे में इतने सारे सेमिनार्स हो गए, तो वी वर ऑलरेडी ऑल सेट फॉर दैट। और रेरा जो करता है, रेरा ने जो रेगुलराइज किया बिजनेस सब बोलते, लेकिन हम उसके पहले भी जो हमारी जो प्रैक्टिस थी वो रेरा की जैसी थी। बहुत बढ़िया कि एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अकाउंट से पैसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जाते ही नहीं थे, क्योंकि हम क्या करते थे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितनी जरूरत है, वो पहले अमाउंट निकाल के रखो, एंड देन यू टेक स्टार्ट अदर प्रोजेक्ट, है ना, सेकंड प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो हमने पहले से वो डिसिप्लिन किया है खुद को। तो आई थिंक रेरा, मतलब वी वर प्रिपेयर्ड, बेसिकली मेंटली प्रिपेयर्ड। और आप जो नोटबंदी वगैरह थी कि तो वो इतना थोड़ा इशू था उसमें। पैंडेमिक का क्या हुआ, पैंडेमिक में थोड़ा टर्नओवर कम हो गया, या काम बंद, थोड़े 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम बंद हो गया, लेबर गए बिहार। अभी जनरली आपको पता है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर की सिचुएशन ऐसी है, मेरे साइड में मेरे प्लम्बिंग की टीम एंड मेरी फैब्रिकेशन की टीम छोड़ के ईच एंड एवरी लेबर इज फ्रॉम अदर स्टेट, राइट। बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, कर्नाटक है, ये 6-7 स्टेट से लेबर आते। तो पैंडेमिक में तो आपको पता ही है, वो घर चले गए, वापस आने के लिए उनको टाइम थोड़ा लग गया, तो थोड़ा डिले इन प्रोजेक्ट हो गया, बट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द क्लाइंट्स। बट वी स्टिल वी वर एबल टू कंप्लीट दैट दोस प्रोजेक्ट्स विद इन द रेरा स्टिपुलेटेड टाइम। मैंने हमने एक्सटेंशन नहीं मांगा, तो वी वर आई मीन काफी प्रिपेयर्ड थे वैसे।
चलिए, बहुत बढ़िया, ये सब शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा मेरे भारत के आने वाले और मेरे पूरे वर्ल्ड में आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को कि दिस आर द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज व्हिच यू हैव टू लर्न व्हेन सम रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इज गिविंग यू द सीक्रेट दैट हाउ दे हैव हैंडल्ड द डिफिकल्टीज इन रियल एस्टेट। विल मूव फॉरवर्ड। कोई ऐसी किताब जो आपको जिंदगी में बहुत इंस्पायर करती हो अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन आपने पढ़ी हो, हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहे तो जरूर आप बता सकते हैं। ये सब मैं तो पहले मराठी मीडियम से मैंने 10th की। ओके। तब हम क्या पढ़ते थे कि शिवाजी महाराज की बरोबर पढ़ा, रंजीत देसाई जी करके बड़े कादम्बरीकार है, उनके सब मेरा फेवरेट था, वो महाभारत का करना था। मुझे सिंपैथी करने के लिए हमेशा अर्जुन को हीरो माना जाता है, कृष्ण जी को हीरो माना जाता है, लेकिन मेरी सिंपैथी सब वो करने के लिए थी, तो उनके बारे में काफी पढ़ा था। अभी तो पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है फ्रेंकली, तो अभी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वो एंड्रे अगासी की पढ़ी थी। ओके, सुपर। एंड्रे अगासी की मैंने पढ़ी थी, सचिन की पढ़ी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की तो हमें पता ही है, काफी लाइफ हमने राइट देखिए, तो हमें पता था। एंड्रे अगासी का ऑटोबायोग्राफी वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लाइफ में घटित हुई हो जब आपने काम शुरू किया हो, या कुछ साल बाद, या पहला प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया? या आपने इंसल्ट की भी बात की, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपको लगे आप कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसी स्टोरी जो इसने आपको बहुत कुछ सिखाया, टर्न अराउंड लाया, वो हमारी ऑडियंस के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो। क्रेडाई महाराष्ट्र का एक कन्वेंशन था लवासा में, तो वहाँ पे आपको पता है पंचशील डेवलपर्स, पंचशील पुणे में बहुत ही बड़ा ब्रांड है, अतुल छोड़े की उनके ओनर है। तो अतुल जी को कभी मिले नहीं थे, और मैं उनका बड़ा फैन हूँ, मतलब उनकी बिल्डिंग्स का मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बिल्डिंग्स इंडिया में देखी नहीं जो वो बनाते, तो वो और कोई बना नहीं सकता यार। वो आई थिंक 15 साल आगे की बिल्डिंग आज ही बना रहे हैं। बिल्कुल, तो उनका उनसे मिलने का काफी मन था, तो बिकॉज़ क्रेडाई वी वर एबल टू मीट हिम, एंड उनका उस कन्वेंशन में उनका इंटरव्यू रखा। ओके। कि जो लाइफ जर्नी उन्होंने बताई, he started his life as I think उन्होंने पहले he was a property consultant. Yes. You must have known, I think. Some कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो सुना होगा आपने। Yeah. तो उन्होंने he came in this business as a property consultant. प्लॉट बेचने का काम करते थे, और वहां से आज ग्रुप को कहाँ लेके गए, मतलब पटना में आप जाओगे तो बेस्ट ऑफ बिल्डिंग्स जो भी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर पंचशील प्रोजेक्ट्स। He was my hero, अनसन, मतलब उनको एक ही बार मिला हूं मैं, लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। उनकी बिल्डिंग आज भी हम देखने जाते हैं, अभी रिसेंटली हम उनके 2 प्रोजेक्ट देख के आए। अच्छा। तो वो थोड़ा छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, विंडो के सील्स क्या लगाते हैं, विंडो कौन सी लगाते हैं, बराबर, तो टेरेस में बालकनी में टाइल जो होती है उसकी स्लोप की कैसे वो हाउ दे मैनेज, यू नो। फिर हमारे आर्किटेक्ट बेसिकली क्या हुआ है कि वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स, आई मीन आई हैव विद 2-3 आर्किटेक्ट्स, वेरी गुड आर्किटेक्ट्स। तो वो भी एक आर्किटेक्ट अच्छे मिलने, वो भी नसीब की बात होनी चाहिए। वही मतलब वही 2-3 आर्किटेक्ट के साथ काम करते हैं, तो हम भी वो सीखते, टीम मिलके सीखते हैं, कुछ तो देखता है अच्छे। अभी प्रदेश जाना होता है, प्रदेश में जाके देखते हैं, हम तो वही देखेंगे ऑब्वियसली, देखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ दिमाग में लेके फोटो वीडियो ये वो सब करके लाते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ रियल एस्टेट के कोर डिपार्टमेंट की बात करेंगे। आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट बिजनेस में, और आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि टियर 3 सिटी का मार्केट कैसा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी पहले था जब शुरू किया था तब न्यूज़पेपर का ट्रेंड था, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। मैंने ऐसे सुना है जैसे बड़े सिटीज में बिल्डर्स जब एस्टिमेशन करते हैं प्रोजेक्ट का, तो एक एडवर्टाइजमेंट सेल का बजट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का बजट करते हैं। तो दैट कॉस्ट goes from 200 rupees square feet to 500 rupees square feet depends on the project for them, not in Kolhapur. Right. Initially हमने पेपर एडवर्टाइज थोड़ा बहुत करते थे, बाद में then I used few sometime होर्डिंग का एक मैंने ये लिया था, होर्डिंग से अच्छे बेनिफिट्स मिले होर्डिंग से। आजकल क्या हो गया सर, ये सब ऑलमोस्ट कम हो गया, अभी सोशल मीडिया पे चलता है। हाँ, अभी ये सबसे सस्ता मीडिया है, उसका रीच जो है। आज के तारीख में मैंने कल फेसबुक पे एक स्टोरी डाली थी, मेरी खुद के फेसबुक पे डाली थी, मेरी कंपनी की नहीं। तो ऐसे मैंने पुराने प्रोजेक्ट की एक स्टोरी डाली थी, उसमें मैंने देखी जैसे आज सुबह देखे तो 1300 कुछ तो उसके लाइक्स थे,
तो मैं अगर मतलब एक मैंने डाली हुई लोगों कोल्हापुर का प्रॉब्लम क्या है, कोल्हापुर है 10 लाख पॉपुलेशन वाला सेक्टर। कोल्हापुर में फ्लैट लेने वाले बाहर गांव के जो लोग हैं, जो कोल्हापुर से पूना जाके सेटल हो गए, कोल्हापुर से बॉम्बे जाके सेटल हो गए, क्या कई लोगों को कोल्हापुर अच्छा लगता है कि रिटायर होने के बाद मैं कोल्हापुर में आके सेटल हो जाऊंगा, अच्छा वेदर है, अच्छा खाना है, हरियाली है सब जगह, तो इसके कारण वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो हमें कुछ नेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करने के लिए पूछना है, ऐसा कुछ जरूर नहीं है। तो आज की तारीख में तो हमारा फोकस है सोशल मीडिया से ही, मतलब फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, इसी पे अभी आजकल चल रहा है मोर और लेस। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट नाम की जो चीज है, अब लास्ट 4-3 सालों में मैंने देखी, इट हैज गॉन डाउन या राइट। कोल्हापुर जैसे सिटी में इट इज ऑल माउथ पब्लिसिटी। ओके, एब्सोल्युटली। मैंने अभी रिसेंटली एक कोल्हापुर मेडिकल एसोसिएशन का फंक्शन था, 400-450 डॉक्टर्स वहां पे आने वाले थे, तो मैंने वहां पे जस्ट 2 स्टैंडीज लगाई थी। ओके, वो 2 स्टैंडीज से मेरे पास 17 फ्लैट्स की इंक्वायरी आ रही। क्या बात है। उसमें से कितनी रियलाइज होगी, मतलब कितनी रियलिस्टिक कन्वर्ट होगी मुझे पता नहीं, लेकिन आज 17 डॉक्टर्स एटलीस्ट ऑफिस में आके प्लान देख के गए। बहुत बढ़िया, बहुत तो आज नहीं लेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेंगे, उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेंगे, कभी ना कभी तो कर लेना ही है। आई थिंक मोर माउथ पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए छोटी सिटीज में। ऑफ कोर्स जैसे पुणे, मुंबई जैसी सिटी में माउथ पब्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, फिर वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का नेटवर्क होता है। आज कोल्हापुर में भी अच्छा नेटवर्क है, वो कारवा करके एक एसोसिएशन है, अच्छा, वो रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट्स मार्केट करते हैं, एक एसोसिएशन कोल्हापुर में काफी अच्छा एसोसिएशन है, वो भी रेरा के अंदर काम कर लेते हैं। अच्छा, उनमें भी एक रूल्स रेगुलेशंस आ गए प्रॉपर्ली, तो उनके साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत काम ज्यादा होता है ऐसे नहीं, राइट। बाकी फिर आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स के साथ अगर काम करना है, जैसे अभी किसी ब्रांड को जगह चाहिए, तो वो जो उनके साथ ऑलरेडी कनेक्ट बन चुका है क्रेडाई का माध्यम, और बाकी फिर पर्सनल टच रखा हुआ है काफी सालों से। चलिए, बहुत बढ़िया सब बताने के लिए। सेल्स मॉडल, सेल्स बैकबोन माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। आपका सेल्स का मॉडल कैसा होता है? क्या आपके एम्प्लॉय सेल करते हैं, क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, कि कोई हाइब्रिड मॉडल आप यूज करते हैं जिसमें चैनल पार्टनर और एम्प्लॉयज आपके लिए सेल करते हैं? थोड़ा वो बताइए। सो देयर इज नो कांसेप्ट इन कोलैबोरेट चैनल पार्टनर्स, इवेंचुअली इट विल कम, आई एम श्योर। पर आज के तारीख में चैनल पार्टनर्स कोई नहीं है। बस ये होता है कि लॉन्चिंग के पहले जब प्लॉट फाइनल होता है, डिजाइन फाइनल होता है, तो लॉन्चिंग के पहले एक मैं मीटिंग ले लेता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो कोल्हापुर के मेरे साथ जो काम जुड़े हुए हैं, एक 25-30 लोग हैं, उनके साथ मैं 1-to-1 मीटिंग कर लेता हूँ। मैं उनके साथ नहीं बुलाता हूँ, उनके साथ मैं 1-to-1 मीटिंग कर लेता हूँ, उनको प्रोजेक्ट समझाता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये है, ये पिच करना है, वो पिच करना है, जो भी है लोकेशन आप ये है, तो वो उनका काम शुरू होता है। सेकेंड थिंग, मेरी जो सेल्स की टीम में वो एक उनके साथ एक मीटिंग होती है। मेरे साइट पे कोई सेल्स की टीम नहीं होती सर। अच्छा, मेरे साइट के इंजीनियर्स ही सेल्समैन है। क्या बात है। मैं साइट पे सेल्स की अलग टीम मैंने कभी आज तक नहीं रखी है। ओके, क्योंकि मेरा फाइनल फंडा ये है कि सब आदमी साइट, जो क्लाइंट साइट पे जाता है तो ऑफिस तक कैसे लाना, बिल्कुल, क्योंकि वो साइट पे फाइनल कुछ नहीं होता है। कोल्हापुर में फाइनल होता है मेरे सेल्स की एक मिसेस भोसले करके मैडम है, उनके साथ वो इनिशियल 2-3 मीटिंग्स हो जाती है, फिर उनको फाइनल करना है, मुझे मिलने के बाद ही फाइनल करना है। दिस इज कोल्हापुर। और जो फाइनल करने के लिए वो क्लाइंट जब आते हैं, तो उनके साथ मेरे 3-4 ऐसे दोस्त आके बैठते हैं कि नहीं ये इतना कम कर, मतलब घर जैसा होता है वो प्रोफेशनल। समझ गए। जैसे बड़े सिटीज में क्लाइंट को बिल्डर से मिलना भी नहीं होता है, फ्लैट ले लेते, पोजीशन ले लेते, रहने चले जाते, लेकिन उनको बिल्डर का चेहरा पता नहीं। लेकिन कोल्हापुर जैसी छोटी सिटी में ये नहीं चलता है, आपको सबको मिलना पड़ेगा, आपको सबको मिलना है, वो भी एक कनेक्ट बन जाता है, उनको भी घर जैसा लगता है कि वो बिल्कुल इज अवेलेबल ऑन फोन, बिल्डर इज अवेलेबल इन ऑफिस, कभी अपॉइंटमेंट लेके जाके मिल सकते हैं, उनकी इश्यूज है, उनको कुछ तो फ्लैट में चेंजेस चाहिए, उनके साथ बात करनी है, तो ये सब कोल्हापुर में थोड़ा घर जैसा माहौल है, तो वो ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ, मैं अगर ये शुरू करूँ, मैं सेल्स के लिए मिलूंगा नहीं, जिस दिन मैं सर मेरा उस दिन मेरा डाउनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। मैं मेरी पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में अगर आप काम कर रहे हैं, तो बिल्डर का एक पर्सनल इंटरेक्शन, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी होता है। यही फैक्टर इन्होंने बताया कि फाइनल डील इनके टेबल पर ही होती है, एक रिलेशन, एक ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, चीजें चेंज होती है, पॉपुलेशन चेंज होता है। लेकिन अभी के लिए इनका पॉइंट बहुत सही था, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए बात करेंगे ऑपरेशन की। आप इतना अच्छा क्वालिटी देते हैं, इतनी सब सर्विसेज देते हैं, तो आप ऑपरेशन को मैनेज कैसे करते हैं? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट है, मैनुअल है? कैसे इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने इंजीनियर सब चलते हैं, थोड़ा वो बताइए। सर ये शुरू में तो सॉफ्टवेयर पे थे, बाद में मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया,
तो सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद थोड़ा मुझे ऐसे बाद में लगने लगा कि सॉफ्टवेयर में जो हमें डेटा भरना है उसमें ही ज्यादा टाइम जा रहा है। बिल्कुल। तो मैंने वो बंद कर लिया। मैंने कन्वेंशनल मेथड पे ही आज भी काम कर लेता हूँ। साइट पे मैं ज्यादा स्टाफ रखता हूँ। मतलब अगर रिक्वायर्ड स्टाफ सपोज 10 लोगों का है तो मैं 12 रखूंगा, क्योंकि होता क्या है, कोई तो बीमार पड़ता है, किसी के घर में कुछ तो प्रॉब्लम आते हैं, किसी ने छुट्टी मारी, तो मेरा थोड़ा सा स्टाफ ज्यादा रखने की तरफ मैं बिलीव करता हूँ और उसका सर मुझे रिजल्ट मिला हुआ है। तो ये इंजीनियरिंग एक प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, प्रोजेक्ट इंचार्ज के नीचे अंडर सीनियर इंजीनियर्स, फिर जूनियर इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड स्टोर गाय, ये टिपिकल टीम होती है। उसके ऊपर मेरे ऑफिस में एक चीफ इंजीनियर मैंने बना के रखा है। बिल्कुल। So who handles everyday operations, who handles the interaction between architect, structural designer, plumbing consultant and site engineer. Right. इसका वो कोऑर्डिनेट करता है सर। फाइनलाइजेशन सब मेरे टेबल पे होता है, हर चीज मेरे सामने आके ही फाइनल होती है। कोई भी परचेस हो, कोई भी लेबर का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर फाइनल करना है तो वो मेरे हाथ से, मतलब मैं देखने के बाद ही वो फाइनल होता है। लेकिन एक बेसिक प्रिपेयर होके आता है मेरे। And we have been carrying the same team of laborers. सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर्स वही है, मेसनरी कॉन्ट्रैक्टर्स वही है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वही है, तो वो टीम भी रेडी है। मतलब टीम को अलग कुछ बताना नहीं, टीम खाली मुझे आके मिलती है, सर लास्ट ईयर रेट था, अभी थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा रेट बढ़ा है, बस इतने इशू रहते हैं। तो टीम से ऑलमोस्ट सेम मतलब वही टीम आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और नई टीम बहुत बढ़िया। थैंक यू हमें ये सब शेयर करने के लिए। कोल्हापुर के मार्केट में काम करने का रियल एस्टेट में एडवांटेज क्या है? कोल्हापुर बहुत वैसे छोटा मार्केट है अगर देखा जाए तो एडवांटेज ये है, अभी एडवांटेज मैं मतलब सी बॉर्न एंड मतलब एक ऐसी कोल्हापुर की यूएसपी जो आपको बहुत पसंद आई, इतना काम आपने वहां किया और आप वहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होता है 5-6 साल बाद और सिटीज में जाते हैं, लेकिन आपने यहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो ऐसा क्या अच्छा लगा आपको इसमें? हमें भी जाना था, हमें भी पुणे जाना था, हमें भी मुंबई जाना था। हमने पुणे में कई इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है कि वहाँ पे स्कीम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना बिजी होते गए। आई एम अ फर्म बिलीवर, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो आप मल्टी सिटीज करने के लिए फिर आपको कॉर्पोरेट कंपनी चाहिए, जैसे गोदरेज। बिल्कुल। आप अगर आपका एक ब्रांड आप एक सिटी में बना चुके हो तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एज ओनर या आपके घर का कोई, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, कोई तो एक ओनर वहां पे चाहिए। या आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो देन यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन गो इन मल्टीप्लाई, अलग अलग सिटीज में आप जा सकते हो, मल्टीपल सिटीज में जा सकते हो। तो मैं अभी मेरा बेटा लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, राइट, तो वो 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके मुझे ज्वाइन करेगा, तब मैं सोचूंगा डेफिनेटली, क्योंकि उसकी पढ़ाई सब मुंबई में कर दी है मैंने, स्कूल्स में भी मुंबई, तो ही कैन टेक इट ओवर वेरेवर ही वांट्स टू। बट मैं बहुत समाधानी हूँ कोल्हापुर में कोल्हापुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब कोल्हापुर जो भी हूँ वो सब कोल्हापुर ने दिया है। कोल्हापुर ने बहुत प्यार दिया हुआ है। और अभी ऐसे एज पे आ गई कि अभी लगता नहीं कि कोल्हापुर छोड़ के और कहीं जाए। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रियल एस्टेट में। अगर मैं बात करूं तो आपको ओवरऑल इंडिया वाइज या रियल एस्टेट सेक्टर वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज आगे दिख रही है या क्या थ्रेट्स, कुछ चैलेंजेस भी लग रहे हैं क्या आपको? सर एक बड़ा चैलेंज है जो मतलब मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, मतलब आपके इंटरव्यू के माध्यम से, ताकि ये सब सबको पता लगे कि क्या, सबको पता लगे। बिल्कुल सर आप एक बार प्लॉट आपने फाइनल कर दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो टाइमलाइन है, कितने नंबर ऑफ आपको सैंक्शंस लेने, उसके लिए जो डिले होता है, डिले प्रोसेस जो है, देयर इज ऑनलाइन अभी महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है इनिशियल स्टेज पे। आई होप कि वो जल्दी मतलब ऐसा हो जाए कि जैसे इंटरनेशनली हमने सुना है, दुबई में हमने सुना है, यूएस में हमने सुना है, ऑस्ट्रेलिया में हमने सुना है कि ऑनलाइन सैंक्शन, देयर इज नो ह्यूमन कनेक्टिविटी। मेरा फाइल कौन से ऑफिसर के पास है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सबमिट किया थ्रू प्रोसेस होके महीने भर में आपका प्लान सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है उनको भी मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत काम करते, नहीं, उनके ऊपर भी इतना सारा लोड है ना सर। एक इंजीनियर है, वो उसके सामने हर रोज अगर नई 25 फाइल्स आ रही है सैंक्शन के लिए, वो भी तो कैसे काम करेंगे? वो बेसिकली स्टाफ की भी कमतरता है यहाँ पे कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। काम अच्छा चलता है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का। आई थिंक दिस ईयर अभी मैंने कल ही सुना कि उन्होंने रिकॉर्ड कलेक्शन किया हुआ है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का। They have reached 100 crore figure for the first time in one financial year when there was lockdown. Okay. ये काफी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने कर ली है। लेकिन थोड़ा वो अलग अलग जो सैंक्शंस है, जैसे अभी एक प्लॉट अगर आप लेते हो तो आपको पहले करना है टेंटेटिव लेआउट,
टेंटेटिव लेआउट के लिए आपको 5 एनओसीज 5 अलग अलग डिपार्टमेंट की लेनी है। बाद में आपको करना है फाइनल लेआउट, फाइनल लेआउट के लिए वही एनओसीज और दोबारा लेनी है। देन आपको करनी है एनए करना है, नॉन एग्रीकल्चर करना है। देन ये सब होने के बाद आपको प्लान सैंक्शन डालना है। प्लान सैंक्शन में आपको पेड अप पैसा लेना है, टीडीआर लेना है। ये जो अलग अलग प्रोसेसेस है, ये अलग, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। 18 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारा हर रोज का काम रहता है। तो मेरा 40-50% टाइम गोज इन लाइजनिंग। अंडरस्टूड। तो अगर मैं वो टाइम में बचा पाऊँ और मैं जो काम करता हूँ उसमें दे पाऊँ, तो मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा ये लाइजनिंग का थोड़ा गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी कोल्हापुर जैसे सिटी में 135 to 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑफिशियली उनको पर स्क्वायर फीट हमें चार्जेस भरने पड़ते हैं अलग। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज अ ग्रेट इनकम फॉर देम, राइट? तो जितना जल्दी सैंक्शन करेंगे उतना ज्यादा जल्दी उनको रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हो तो कोल्हापुर में एवरेज सेलिंग रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 रुपीज स्क्वायर फीट टू 7000 रुपीज स्क्वायर फीट। ये रेसिडेंशियल रेट बता रहा हूँ मैं। इसमें से अगर आप एवरेज निकालोगे तो मेरे तरफ से गवर्नमेंट को 1100 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिलता है। बिल्कुल। तो सर्टेन पैसा जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सर्टेन पैसा जाएगा जीएसटी में, सर्टेन पैसा जाएगा इनकम टैक्स में। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो टोटल आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमसे गवर्नमेंट को इनकम मिलता है। That's huge income, right? That's almost 20%, right? To 20% of revenue. Portion of the total project cost. Yes, so that is huge. But लेकिन वो हमें गवर्नमेंट से कुछ अलग कि अरे आप इतना हमारे लिए करते हो इसलिए हम नहीं है सर, ये नहीं है। There no special facility for making this sector more organized. Right. चलिए, हम तो चाहते हैं ये बहुत सारे अलग अलग लेवल पे लोग हमें देख रहे हैं, तो ये चीजें लोगों तक पहुंचे। अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रही है आपको आगे पूरे इंडिया में? आप बोलते हो पैंडेमिक के बाद सेल्स बहुत बढ़ गए। एक एवरेज महाराष्ट्रियन फैमिली क्या सोचती है कि मैं 2 बेडरूम के घर में सुखी हूँ, जो भी मैंने पैसा कमाया, मेरा रिटायरमेंट के बाद मुझे जो फाइनल फिगर मेरे हाथ में आ रही है उसमें मैं बैंक में रखूंगा और बैच के ऊपर जिंदा रहूंगा। एक जो सोच पैंडेमिक ने बदल दी। पैंडेमिक में ये पता लगा लोगों को कि घर में बालकनी होना जरूरी है, घर में टेरेस होना जरूरी है। एक ऐसी बिल्डिंग में हम रहने जाए जहाँ पे कुछ तो क्लब हाउस हो, जहाँ पे कुछ तो वॉकिंग ट्रैक हो, जहाँ ना कुछ तो घर से बाहर पढ़ के कुछ तो मतलब टाइम पास कुछ तो होना चाहिए ना जिंदगी में। कितना टीवी देखोगे? तो आई थिंक पैंडेमिक हैज टॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू पीपल। लोगों ने अभी पैसा मतलब जो पैसा एफडी में रखना है ना, इससे अच्छा मैं 2 बेडरूम का आदमी सोचा मैं 3 बेडरूम का थोड़ा बड़ा फ्लैट लेता हूँ, मैं बालकनी वाला फ्लैट लेता हूँ, मैं टेरेस वाला फ्लैट लेता हूँ, जहाँ पे मैं मेरी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम अच्छे से स्पेंड करूँ। तो लोगों ने घर लेना थोड़ा बड़े घर की तरफ, थोड़े 2 बेडरूम वाला 3 बेडरूम पे गया, 3 बेडरूम वाला 4 बेडरूम पे गया, 1 बेडरूम वाला 2 बेडरूम पे गया। तो ये डेफिनेटली पैंडेमिक में हो गया 100%। एंड अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। आपको पता है अर्बनाइजेशन कितना बदल रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है। अभी कोल्हापुर जैसे सिटी के 10 किलोमीटर के रेडियस पे देयर आर अबाउट 50 विलेजेस। जिस विलेज का एक यंगस्टर हर रोज कोल्हापुर में जॉब के लिए आता है। बिल्कुल। वो मोटरसाइकिल से आएगा, वो बस से आएगा, कुछ ना करके कुछ काम के लिए कोल्हापुर सिटी में आ रहा है ना। तो इवेंचुअली व्हाट विल थिंक कि भाई मैं हर रोज 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, हर रोज 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कोल्हापुर में घर में लेता हूँ। कोल्हापुर अर्बनाइजेशन तो बढ़ रहा है क्योंकि स्कूल के लिए उनको सबको पढ़ना है, सबको बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है। तो ये तो बढ़ने ही वाला है। दिस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग। आई हैव वेरी हाई होप्स। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आगे बढ़ेंगे और आखिरी के 2-3 सवाल फिनिश करेंगे कि बीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का आगे गोल क्या है, अगले 5-10 साल का प्लानिंग क्या विजन है, थोड़ा वो शेयर कीजिए। तो बोला अभी तो जैसे मैंने बोला कि लैंड बैंक तो रेडी है, अच्छे लोकेशन पे लैंड बैंक हमने करके दिखी है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग स्टेज पे है अभी। एक में 9 एकड़ का हमारा एक टाउनशिप है, वो आई विल बी लॉन्चिंग इन दशहरा। सो वो फेजेस में जाएगा। ऑब्वियसली एक साथ 9 एकड़ नहीं कर सकते, कोल्हापुर जैसी सिटी में नहीं कर पाएंगे। तो वो वहाँ पे एक हाई स्ट्रीट टाइप मार्केट बनाने की कोशिश है, जो कोल्हापुर का एक सर्टन एरियाज में जो कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया है, वो थोड़ा शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिंग रोड। कोल्हापुर में अभी रोड्स की नया जो रिंग रोड बना है वहाँ पे उस साइड काफी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। तो अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी प्लानिंग स्टेज पे है। तो आने वाले 5-10 साल का तो काम हाथ में है। आई एम वेटिंग टू नो कि आगे और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी तो अगर अच्छा करते जाएंगे।
बहुत बढ़िया, बाहर धन्यवाद। एक काम करना है जो सीनियर सिटीजन के लिए टाउनशिप बनाना है, क्योंकि अच्छा। कोल्हापुर में मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मिलके अराउंड 270 of my friends are settled in US, UK, somewhere, ओके and their parents are in Kolhapur. ओके ओके। So everyone is worried, about their parents. क्योंकि अभी मतलब मेरे parents अगर होते तो above 70 होते थे, तो मेरे Right. parents का वही situation है. They are around 70, 75. No one is Right. कोई है नहीं यहाँ पे to take care. तो वो Right. चाहते कि ऐसी कोई टाउनशिप बने कि जहाँ पे they will be in right good hands, basically जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो, वहाँ पे जिनको अच्छा कम्युनिटी किचन हो, मतलब उनको खाना कुक करने की जरूरत नहीं है, एक कम्युनिटी किचन बना के। तो हमने इजराइल का कॉन्सेप्ट एक दिमाग में लिया है, जैसे किबुत्स बोलते हैं उसको, एक कम्युनिटी किचन हो, कम्युनिटी डाइनिंग हो, कम्युनिटी लॉन्ड्री हो। राइट। बाकी लोगों को कुछ करना नहीं, सब वो कॉमन में जाएगा, उनके कपड़े धुल के घर में इस्त्री करके आएंगे, उनको खाना है, खाली ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट जाके करना है, लंच के टाइम पे जाके लंच करना है, और डिनर के टाइम पे जाके डिनर करना है। ये फैसिलिटी करनी है, एंड दैट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, एंड आई एम गोइंग टू डू इट इन नियर फ्यूचर। 1-2 साल में वो 100% करने वाला हूं सर। मैंने लैंड ले ली, उसके लिए खाली प्लानिंग चल रही है। अरे वाह, बहुत करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने सारे इंटरव्यूज में ये कॉन्सेप्ट किसी भी बिल्डर ने आज तक नहीं बताया या शेयर किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इतना अच्छा नोबल प्रोजेक्ट आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो, ये सपना रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो आने वाले समय में हो सकता है रियल एस्टेट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बन जाए। क्या आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या जरूरत है? और इसी पे हमारी कंपनी पिछले कई साल से काम कर रही है। आज कई बिल्डर्स डेवलपर्स के साथ हमने काम शुरू किया, जब उनका टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं हुआ करता था, 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट गेम चेंजर ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो पूरे रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना सिखा सकता है। लेकिन आपके व्यू क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे जब हम एक फैक्ट्री खोलते हैं और आपको कुछ लेबर्स की जरूरत है, तो आप उस तरीके के ITI के यहाँ वहाँ के लोग देखते हैं। आप IT कंपनी डालते हैं, आपको कंप्यूटर साइंस या BE इन IT के लोग मिल जाते हैं। आप एक हॉस्पिटल डालते हैं, आपको अपने पसंदीदा डॉक्टर्स आप रिक्रूट कर सकते हैं। और आप अगर एक फाइनेंशियल फॉर्म डालते हैं, आप CA या MCOM को ले सकते हैं, BCOM को ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक रियल एस्टेट फॉर्म डालते हैं, आपको कोई भी रियल एस्टेट के सर्टिफाइड ट्रेंड लोग नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत बार लोगों ने हमसे शेयर किया। आपका क्या व्यू है, थोड़ा वो शेयर कीजिए। इसमें मैं ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। मेरे वालचंद की 2 क्लासमेट्स हैं जो दे आर इनटू टीचिंग। ओके। दोनों प्रोफेसर करके जॉब करते हैं। अभी उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना है, और उनके और काम हम एक साथ करने का सोच रहे हैं। मुझे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नॉट टू अर्न मनी, एज अ सोशल कॉज एक करनी है। क्योंकि क्या हो रहा है सर, बेसिकली जो लड़का BE सिविल बनता है आज की तारीख में, और जो BE सिविल बन के जो बाहर पढ़ रहा है और इंटरव्यू के लिए आता है सर, उसको मैंने तो क्वेश्चन पेपर सेट करके रखे हैं। नए बच्चे के लिए ये मतलब फ्रेश पास आउट, ये क्वेश्चन पेपर है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर सेट किया, 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेट करके रखे। क्योंकि होता क्या है सर, इंटरव्यू में आपका अगर कोई जॉब के लिए लेना है, इंटरव्यू में हम क्या बात करेंगे, 5-10 मिनट बात करेंगे उसको कितना आता है ये नहीं पता लगेगा सर। तो मैंने क्वेश्चन पेपर सेट करके रखे, और आज तक मेरे क्वेश्चन पेपर में किसी ने 60 के ऊपर मार्क्स नहीं लिए। अच्छा, तो ये उनकी इशू नहीं सर, उनकी गलती नहीं, उनका कोई ये नहीं है, एकदम सही है कि जहां से पढ़ के बाहर पढ़ रहे, एजुकेशन सिस्टम का गलती है। तो मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने का सोच रहा हूँ, हमारा पेपर वर्क चल रहा है कि जहाँ पे आफ्टर बी सिविल होके या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करके अगर बंदा मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा तो उसको 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, और मिनिमम फीस उसमें से 6 महीना प्रैक्टिकल और 6 महीना थ्योरी। सर उनको ब्रिक पता है, उनको सीमेंट पता है, उनको खाली ब्रिक कैसी लगानी है सिखानी है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको साइट पे देना पड़ेगा, ये आप किसी कॉलेज में नहीं सीखा पाओगे, कॉलेज में नहीं। तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच करके हमारा एक चल रहा है प्रोसेस। मुझे पता नहीं कि ये हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच तो उसके बारे में है। मैं चाहता हूँ कि जो सपोज अगर 50 भी बच्चों को हम साल में सिखाते हैं, तो 50 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बंदा जा सकता है बिल्कुल नौकरी के लिए, और उसको थोड़ा सैलरी भी अच्छा मिल सकता है अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देके। और उसमें से मेरे फायदा क्या होगा कि उसमें अच्छे बच्चे मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल, तो वो मेरा स्वार्थ रहेगा उसमें। लेकिन ये करने की आज जरूरत है सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। जो आपने सही पॉइंट उठाया कि रियल एस्टेट में कोई इंसान हमें तैयार नहीं मिलता है,
रेडीमेड प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं, प्रोडक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है सर। बहुत टाइम। क्या आपका सही क्वेश्चन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना व्यू शेयर करने को। अब मुड़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो बहुत ज्यादा चैनल पार्टनर मार्केटिंग एजेंसी का वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक मार्केटिंग एजेंसी को किसी बिल्डर को सेलेक्ट करना हो या एक एडवाइजर कंसल्टेंट को किसी बिल्डर के साथ काम करना हो तो वो क्या देख के सेलेक्ट करे, थोड़ा वो राय दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस हमारे चैनल को देखता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो ट्रैक रिकॉर्ड, आई थिंक उसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। चैनल पार्टनर्स अगर आ रहे हैं तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो सक्सेस परसेंटेज है वो देखना पड़ेगा। एंड फाइनली कि अभी आजकल मैंने सुना है कि कई सिटीज में 5% 6% एज अ चैनल पार्टनर, वो भी एफोर्डेबिलिटी देखना चाहिए। बिल्कुल। अगर बिल्डर किसी बिल्डर प्रॉफिट मार्जिन मतलब किसी कोई बिल्डर 15% प्रॉफिट मार्जिन पे ही काम कर रहा है और चैनल पार्टनर अगर 5% लेके जाएगा वो कैसे काम करेगा? तो आई थिंक वो मोर और लेस मुझे लगता है कि थोड़ा माउथ पब्लिसिटी से या एक एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे पूना का कोई बंदे ने एक XYZ कंपनी को हायर किया एंड ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट कंपनी, ऑब्वियसली वो हम इनिशियली वो सोचेंगे कि चलो एक रेफरेंस है अपने पास, अच्छे आदमी का रेफरेंस दिया है तो उसकी तरफ हम काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। अब आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक रियल स्टेट में सफल होने का सक्सेस मंत्र आपके हिसाब से क्या क्या 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर रियल स्टेट में किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या 3-4 चीजों को ध्यान रखे, थोड़ा वो बताइए सर। कोई भी फैमिली या कोई भी इंसान घर कहाँ पे लेता है, उसका फर्स्ट क्या रहता है, 50% मास गोस टू लोकेशन। यस, आपका लोकेशन सेम होना चाहिए। बचा हुआ 50% में से वो 10-20% का प्लानिंग के लिए जाएगा, प्लानिंग, एलिवेशन, आपका क्या प्रेजेंटेशन, राइट, एंड 30% आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो ये 50% लोकेशन आप सही चूज करो। कोई सस्ते में जमीन मिलती है करके कहीं और स्पेस पे जाके काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लैंड भी आपको खरीदनी है और आपको पैसे खर्च करके बिल्डिंग बनानी है। अगर बुकिंग नहीं हुआ है तो भी आपको बिल्डिंग कंप्लीट करनी है। दैट बिकम्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे लैंड पे काम करो जहाँ पे सामने से बुकिंग का फ्लो अच्छा हो। लोकेशन काउंट सर, द फर्स्ट मैं बोलता हूँ, जैसे 50% तो लोकेशन है, बचा हुआ 50% फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका प्लानिंग, आपका एलिवेशन, आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, तो ये है। तो बेसिकली आपका लोकेशन सही चूज करो। आर्किटेक्ट सर, कंसल्टेंट्स बहुत सही चूज करने के लिए दैट इज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सही कंसल्टेंट्स हायर करो जिनके साथ आपको काम करने के लिए मजा भी आए। वो कंसल्टेंट्स आपके लिए क्या होता है सर, आपको कोल्हापुर में दुबई में बना सकते हो, दुबई जैसे बिल्डिंग्स बना सकते हो, लेकिन यहाँ के वेदर कंडीशन में वो सस्टेन कर पाएगी क्या? सेकेंड थिंग, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप खर्चा करके आपको प्रॉफिट मिलने वाला है क्या? क्योंकि अगर मैं कोल्हापुर में समझो 7,000 रुपए फाइनल हाईएस्ट रेट है, राइट, रेसिडेंशियल, तो अगर मैं 10,000 रुपए पे बेचने की कोशिश करूंगा तो कोल्हापुर का बायर लेने वाला है क्या? लेने वाला है। क्योंकि क्या मैं इटालियन मार्बल सब जगह लगा सकता हूँ सर, वॉल पे लगा सकता हूँ, फ्लोर पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन सामने वाला बायर वो पे करने के माइंडसेट, ये मार्केट स्टडी करना है, उसके हिसाब से करना है। वो सेकंड थिंग वो है। और आपको सर, आपको अच्छा काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करना है, लोगों को खुश करना है, लोगों का पेपर वर्क नीट क्लीन करके उनको मास्टर फाइल आप जब हैंड ओवर करते हो तो मैं पेन ड्राइव देता हूँ सर। हैंड ओवर सेरेमनी में मैं पूरे प्रोजेक्ट का पेन ड्राइव देता हूँ, उसमें वो प्रोजेक्ट का सब, मतलब उनको वापस मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। एवरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर सेल, अगर उनको लोन लेना है फ्यूचर में, उनको सेल करना है, तो वो सब डॉक्यूमेंट उसमें होते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट के जब भूमि पूजन से लेके हैंडिंग ओवर सेरेमनी की फोटोग्राफ भी उसमें होते हैं। क्या बात है, कैसे प्रोजेक्ट बनता गया वो धीरे धीरे। वो सी प्रोजेक्ट इज लाइक अ बेबी ना, स्मॉल बेबी, हम कैसे बड़ा करते हैं, बिल्कुल, सेरेलैक देते हैं, फिर माँ का दूध मिलता है, फिर धीरे 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 करके बढ़ता है। वैसा ही बिल्डिंग है सर, उतना प्यार बच्चे के जैसा प्यार करो अपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, सब अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू, आपने इतने डिटेल में इतनी सारी चीजें बताई, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके टीम मेंबर्स का धन्यवाद, मेरे टीम मेंबर्स का धन्यवाद जिन्होंने ये इंटरव्यू कोऑर्डिनेट किया, और सबसे एंड में आपका धन्यवाद इतना प्रीशियस समय देने के लिए। तो रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज की तरफ से मैं डॉक्टर अमोल मौर्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ लास्ट शब्द आप कह सकते हैं। नहीं सर, ये मैंने सुना, मैं आपकी टीम, आई थिंक वनीता वाज इन टच विद मी, यस, मैंने सुना, फिर मैंने YouTube पे आपके 2-3 इंटरव्यूज देखी भी। Okay. ये है क्या, मतलब ना, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक अमोल जी, यू कैन यूज दिस। आई मीन बुक मुझे पता नहीं कितना लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन दिस बुक कैन बी अ पार्ट ऑफ सम, जो अगर बी सिविल करने वाला बंदा है कॉलेज में, अगर ये बुक आप रख पाओगे, ये अगर वहाँ के प्रोफेसर बता पाएंगे भाई ये
सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ बिल्डरशिप नहीं ना, रियलिस्टिक नहीं, अलग अलग है। अगर किसी को बिल्डर बनना है तो बस ये बुक है, आप देख लो, बुक पढ़ो, अच्छे लोगों के फ्री में मिले हुए आपको ज्ञान है, आप पढ़ लो यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सेकंड थिंग जो आपने पॉइंट उठाया मुझे अच्छा लगा कि रियल एस्टेट में तैयार हमें कोई मिलता नहीं है, हमें तैयार करने लोग। अब मुझे अगर इसके बारे में आप अगर काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, अगर मेरी कोई आपको मदद लगे या कोल्हापुर में आपको कुछ करना है तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कर दीजिए, हम मिलके कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एक जनरेशन ऐसा पैदा करना है अगला, क्योंकि हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी करनी है। अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी करनी है सपोज, तो हमें बच्चे अच्छे बच्चों को हमें बच्चों को तैयार करना, बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करना है। और आज की एजुकेशन सिस्टम वो अच्छे स्टूडेंट्स मतलब अच्छा उनको सिखा नहीं रहे, उनको जो सिखाना है वो नहीं सिखा पा रहे समूह, ऐसे मुझे लगता है। आज भी इंजीनियरिंग के जो अभ्यासक्रम जो है वो हमने जब इंजीनियरिंग की तब के है वही बुक सबके ही है, वही वो रेड ब्रिक आज भी सिखाते हैं, लेकिन रेड ब्रिक है ही नहीं, हम यूज ही नहीं करते रेड ब्रिक। सही बात, रेड ब्रिक मिलती कहाँ है? टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो गई है, तो आई थिंक थोड़ा इंजीनियरिंग का जो बेसिक कोर्स है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। बिल्कुल, भले आप 5 साल का इंजीनियरिंग करो, उसमें से 1 साल का 1.5 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो। अरे बच्चों को आज क्या सिखाना है? रेडी मिक्स कंक्रीट सिखाना है उनको। बिल्कुल, आपको जो कन्वेंशनल जो मिक्सर पे होने वाला कंक्रीट जो सिखाते हो वो बंद हो गया सर, बंद हो गया, पक्का बंद हो गया। अभी मायोन टेक्नोलॉजी सिखाना पड़ेगा आपको। आप 50 माले का, 60 माले का, 70 माले का बिल्डिंग बन रही है अभी इंडिया में, हम कोल्हापुर में सर 16-17 माले का बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उनको सिखाना है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर ये सिखाया गया है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं सिखा रहे तो हम सिखाएंगे आगे, आप बिल्कुल मिलकर करने की कोशिश करेंगे। 100%, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड लेट्स कीप इन टच।